हेलो एंड वेलकम टू के टू कैप्टन एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग ये मैथ का होगा लेक्चर 2 और इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो आप पहले नहीं पढ़ चुके हैं। वही है आपका एलसीएम एचसीएफ। हाँ, इसमें मेथड थोड़ा सा चेंज है, आपको अलग मेथड से बनाना पड़ता है एलसीएम एचसीएफ। बाकी ऐसा है कि आप पहले से ये सब जानते होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था एग्ज़ाम पैटर्न तथा सभी चैप्टर का वेटेज कितना, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ हमने कवर करी थी फर्स्ट वीडियो में। होप यू हैव वॉच इट। आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है और 2024 में इस चैप्टर से 6 या 7 ऑब्जेक्टिव और 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। और हमेशा यही ट्रेंड रहा है कि इस चैप्टर से करीब 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 6 से 7 ऑब्जेक्टिव या 6 से 8 ऑब्जेक्टिव और 1-2 नंबर का इस चैप्टर से फिक्स ही रहता है हमेशा। और वो कौन सा क्वेश्चन फिक्स रहता है, इस वीडियो के देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जो मेरा नाम है सोनू, आप देख रहे हैं कैप्टन एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग वास्तविक संख्या। आपका फर्स्ट नंबर चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। अच्छा, इस चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम बताएंगे इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, उसके बाद टॉपिक वाइज हम लोग फर्दर डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं पहले क्लास 1 में मैंने कवर कर दिया था। जस्ट अ मिनट। मैंने फर्स्ट क्लास में हम ये क्लियर कर दिया था कि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ाऊँगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाऊँगा, कम समय में ज़्यादा कवर हो जाए ऐसे पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं रियल। अच्छा, वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक टर्मिनोलॉजी मतलब क्या हुआ, थोड़ा बेसिक परिभाषा जैसे। अच्छा, इस पे हम आएंगे नेक्स्ट। हम लोग पढ़ने वाले, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, हिंदी में ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड। मतलब अभाज्य गुणनखंड के विधि से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद एक है फंडामेंटल, मैं हिंदी में लिखता हूँ, मूलभूत अंक गणित पढ़ना। अच्छा, ये मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एरिथमेटिक थ्योरम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ना, यही डिट्टो चीज़ है, इसी थ्योरी का ये मतलब डिटेल्स वर्जन होगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? दशमलव प्रसार में हम लोग जानेंगे क्या क्या, मतलब प्रसार शांत है या अशांत है। उसके बाद अगर अशांत में 2 चीज़ होती है, एक आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। ठीक है। अशांत आवर्ती को भी इसके फर्दर टॉपिक में अशांत आवर्ती को हम लोग परमेय संख्या के रूप में कैसे चेंज करेंगे वो हम लोग सीखने वाले हैं।
तो मेरा टॉपिक कवर हो गया। आई होप आप लोग को समझ आ रही होगी, मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो वास्तविक संख्या क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी, मतलब बेसिक जो भी परिभाषा होगा वो हम लोग जानेंगे। अच्छा, मैं एक भी चीज़ वैसा नहीं पढ़ाऊँगा जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी जो पढ़ाऊँगा वो भी एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ऑब्जेक्टिव फिक्स है। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकालना हम लोग सीखेंगे। उसके बाद मूलभूत अंकगणित पर में हम बताए थे, इसी का एक थ्योरम है ये। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले हम लोग चलिए शुरू करते हैं ये बेसिक टर्मिनोलॉजी। आई होप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो तुम लोग, अगर करना चाह रहे हो तो हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो मैं मिटा रहा हूँ। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं क्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। दिख रहा होगा आई थिंक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या। तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांक। उसके बाद चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या। उसके बाद अपरिमेय संख्या। छठा पढ़ने वाले हैं फिर वास्तविक संख्या, ठीक है। सातवां थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे ये काल्पनिक संख्या के बारे में। काल्पनिक संख्या मैं इंग्लिश लिखते चलूँगा, वो मैं बोल दूँगा, ठीक है। अच्छा, प्राकृत, आप सबको पता है प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं। और एन से डिनोट करने ये क्या होती है, गिनती की संख्या, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसे करेगा। तो प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू 1 2 ऐसे करके शुरू होकर इन्फानाइट तक जाती है। इन्फानाइट मतलब समझ रहे हो ना, इन्फानाइट बहुत दूर तक। हाँ, पूर्ण संख्या क्या होता है, बस कुछ नहीं, प्राकृत संख्या अगर 1 से शुरू हो रही है तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी, 0 से। तो 0 1 2 ऐसे करके इन्फानाइट तक। पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक अब देखो, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी। पूर्णांक जो होता है ना, ये नेचुरल नंबर का होल नंबर का निगेटिव वर्जन भी ले लेता है। निगेटिव वर्जन लेने का क्या मतलब है, जैसे अगर पूर्ण संख्या पहले क्या हम लिखे थे 1 2 3 ऐसे करके लिखे थे, अब इसका निगेटिव भी ले लो। 0 का निगेटिव क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। अच्छा, 1 का निगेटिव क्या हो जाएगा, -1। 2 का निगेटिव क्या हो जाएगा, -2 ऐसे करके आगे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप ये क्यों लिखे, -3 तो बड़ा है ना, -3 तो बड़ा है ना -2 से। तो फिर मैं लगाऊंगा आपको चाटा, नहीं, -3 बड़ा नहीं है, -3 छोटा है, समझे। -3 -2 से छोटा है, इसलिए -3 इधर आएगा। हमेशा नंबर लाइन पे छोटी संख्या बाएं साइड आती है, किधर आती है, बाएं साइड। जैसे मेरा बाएं साइड 3 2 से छोटा है कि नहीं, 2 3 से छोटा है कि नहीं, तो देखो 2 बाईं साइड है कि नहीं 3 के। इसी प्रकार -3 जो होगा छोटी संख्या है -2 से, तो देखो ये -2 के बाईं साइड है कि नहीं। और बड़ी संख्या क्या होती है, बाद में होती है। -1 छोटी है कि नहीं 0 से, बताओ, तो 0 बाद में है कि नहीं, राइट साइड में है कि नहीं। बातें समझ आ रही है। तो ये गलती नहीं करनी, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर 5 बड़ा है 4 से, सही बात है, लेकिन बहुत को लगता है कि -5 भी बड़ा है -4 से, जो कि गलत है। माइनस में अपोजिट चलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या, इसके बारे में हम बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। अभी बस झलक दे देता हूँ। परिमेय संख्या क्या होती है, जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाए।
अच्छा, आप लोगों ने रट रखा होगा पी वाई क्यू के रूप में, वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अंश को हम लोग पी से डिनोट मतलब पी से ईजिली लिखते हैं, ठीक है, ये कोई फास्ट रूल नहीं, आप ए से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर को हम क्यू से लिखते हैं, ठीक है। जो संख्या पी बाई क्यू के रूप में हो और पी तथा क्यू क्या हो, इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, इसको इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक क्या बोलते हैं, इंटीजर। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए यानी इंटीजर होना चाहिए। और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्यू 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर मान लो पी बट्टे क्यू अगर 0 हो गया, ये तो फिर ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा ना, ये तो डिफाइन ही नहीं है टर्म, क्योंकि हर हम लोग हमेशा पढ़ते हैं हर में अगर 0 हो तो वो अनडिफाइन हो जाता है। अच्छा, क्यों अनडिफाइन होता है इसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम किसी शॉर्ट वीडियो में बता देंगे ये अनडिफाइन क्यों होता है, ठीक है, तो यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होगा, 5 बट्टे हर के रूप में लिखा गया हो, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया हो, जिसका हर क्या हो, 0 ना हो, और पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अच्छा, कहीं बुक में ये भी लिखा जाता है कि जिसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत या अशांत आवृत्ति होना चाहिए, अनावृत्ति नहीं, आवृत्ति। अभी बताएंगे, आगे हम चलेंगे पढ़ेंगे क्या होता है शांत अशांत, ये सब पूरा पढ़ने वाले हैं। तो अभी सीखो, या तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा होना चाहिए परिमेय संख्या, या फिर नहीं भी लिखा हो ना तो आप अगर डिनोट कर सकते हैं तो डिनोट कर सकते हैं, तो वो भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद दशमलव, उसके या नहीं तो दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दूसरा डेफिनेशन ये हो जाएगी कि शांत उसका दशमलव प्रसार मतलब भाग देने पे जो दशमलव रूप आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए या फिर अशांत आवृत्ति होना चाहिए, ठीक है। अब परिमेय संख्या क्या होगा, यही बस, जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसको नहीं लिखा जा सकता है पी बाई क्यू के रूप में, या फिर क्या बोल सकते हैं दशमलव प्रसार, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग दशमलव प्रसार जो होगा अशांत अनावर्ती होगा, क्या होगा, अशांत अनावर्ती, ठीक है, समझ आ रही है। उसका वास्तविक संख्या क्या होती है, देखो आपने बचपन में नंबर लाइन ड्रॉ किया होगा, आपके पास स्केल होगी, तो नंबर लाइन पे क्या होती है, बहुत सारे नंबर लिखे रहते हैं, जो 0 उसका मिड पॉइंट होता है, 0 उसका मिड पॉइंट मतलब उसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, फिर 1 2 ऐसे करके लिखा रहता है, और 0 1 के बीच में भी बहुत नंबर रहता है, ठीक है, और वो बहुत नंबर क्या, कौन कौन सा नंबर होगा, वो परिमेय संख्या होगा या फिर अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के मिलने से कंबाइन रूप से जो संख्या बनेगी उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या मतलब इसमें क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्लस का अपरिमेय संख्या, ये दोनों मिला के जो भी बनेगी उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसको आर से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आर से। अच्छा इसको छोड़ दो, परिमेय संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। उसके बाद देखो काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या आप लोग जब 11th में जाओगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल्स में बात करेंगे सम्मिश्र संख्या के बारे में। सम्मिश्र संख्या क्या होता है, छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या को 2 भागों में बांटेंगे, एक होता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और एक होता है काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर, ध्यान से देखना, रियल नंबर को 2 भागों में बांटेंगे, कौन कौन सा, परिमेय संख्या बोले थे अभी जस्ट, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ठीक है, समझ आ रही है। अब फिर परिमेय संख्या को फर्दर डिनोट करते हैं, परिमेय संख्या में पूर्णांक भी आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा और प्राकृत संख्या भी आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये जो पूर्ण संख्या का सेट है ना, सेट समझ रहे हो ना, सेट मतलब कैसे समझाऊँ मैं, सेट आगे हम लोग पढ़ेंगे। सेट मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, ये सारे एलिमेंट, इसका एक कंबाइंड रूप, इसका एक पैकेज, उसको बोलते हैं सेट। तो देखो ध्यान से देखना, पूर्णांक में पूर्ण संख्या इंक्लूड है कि नहीं, पूर्ण संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
और पूर्णांक इससे तो एक्स्ट्रा एलिमेंट ले रहा है, एक्स्ट्रा अवयव ले रहा है, माइनस वाला एक्स्ट्रा ले रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूर्णांक जो सेट है, जो समुच्चय है, जो समुच्चय है वो पूर्ण संख्या से बड़ा हो गया। इसी प्रकार तुम देखो प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ रही है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या से बड़ा सेट है, बड़ा नहीं है, सेट बड़ा है, ठीक है। इसी प्रकार पूर्णांक से बड़ा सेट कौन सा हो गया, परमेय संख्या। अच्छा ये आप मत बोल देना कि सर परमेय संख्या से बड़ा सेट अपरमेय संख्या, नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो ये तो बिल्कुल अलग चीज़ें हो गई ना। जैसे एक तो चावल है भाई, जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और एक दाल हो गया जिसको हम पी वाई के ऊपर लिख ही नहीं सकते, मतलब अलग अपोजिट वर्ड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, समझ आ रही है। जैसे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर कोई काला है और कोई बहुत गोरा है, मतलब फेस से, सीरत से नहीं बात कर रहा हूँ, सूरत से बात कर रहा हूँ। अगर कोई काला और गोरा है तो फिर तो उसमें कंपैरिजन रहा ही नहीं ना। तो लेकिन ऐसे बोल सकते हैं जो कम काला है, कुछ थोड़ा ज़्यादा काला है, उसमें थोड़ा कंपैरिजन हो सकता है। तो अपोजिट से में कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपैरिजन मतलब बड़ा या छोटा नहीं बोल सकते। हाँ तो समझ आ गई होगी। तो ये सेट बड़ा है इससे, ये सेट इससे बड़ा है, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको समरी में एक बार में मैं लिखूँ, थोड़ा सा मैं अगर करना चाहूँ तो देखो क्या होने वाला है। हम लोग वास्तविक संख्या बात की, वास्तविक संख्या का दो पार्ट हो गया। एक हो जाएगा रेशनल नंबर, जिसको हम लोग अच्छा रेशनल नंबर, हाँ इसको बोलते हैं परमेय संख्या, और एक हो गया अपरमेय संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल अभी बहुत डिटेल्स में देने वाले हैं, इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। आराम से तुम देखते जाओ। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। फिर परमेय संख्या को, परमेय संख्या में क्या क्या आ जाएगा, परमेय संख्या में आ जाएगा पूर्णांक, ठीक है। अच्छा पूर्णांक में क्या आ जाएगा, पूर्णांक में आ जाएगा, अभी जस्ट बताना है, पूर्ण संख्या, ठीक है। और पूर्ण संख्या में क्या आ जाएगा, प्राकृत संख्या, ठीक। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो इस सब को, और ये यही इसी को बोलते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अब परमेय संख्या, इस पे ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है, ठीक। परमेय संख्या पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ये पूर्ण संख्या पे नहीं आने वाली है ऑब्जेक्टिव, ये रेशनल नंबर पे ऑब्जेक्टिव आती है बहुत। कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव आता है, तो देखो इसका एग्जाम्पल देके पूछेगा कौन पूर्ण संख्या है, कौन परमेय संख्या है या नहीं। तो अभी हम जस्ट बताए थे, जो पी वाई क्यू के रूप में हो तथा पी और क्यू क्या होना चाहिए, क्या, अरे जल्दी बताओ यार, क्या होना चाहिए, हाँ इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। सेकेंड क्यू, उसका जो हर होगा यानी क्यू होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बताओ एक बात बताओ, क्या मैं 2/3 लिखूं तो बताओ ये पी वाई क्यू के रूप में है कि नहीं। अरे सर हाँ, तो बताओ पी का वैल्यू क्या है, तो सर 2, क्यू का वैल्यू क्या है, सर 3, क्यू 0 भी है, नहीं सर, पी और क्यू इंटीजर है क्या, हाँ सर 2 और 3 इंटीजर है यानी पूर्णांक है। तो क्या ये परमेय संख्या होगी, तो सर होगी। तो अब बताओ क्या 0 एक परमेय संख्या है क्या, सर 0 तो पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा हुआ है। तो याद करो भाई, अभी जस्ट मैंने बोला था अगर नहीं लिखा हो तो क्या बोले, जिसको हम लिख सकते हैं। तो बताओ 0/1 को हम परमेय संख्या, 0/1 को 0 तो ही लिखेंगे ना, 0/1 बराबर क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो बताओ पी और क्यू पी वाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं, कि हाँ सर लिखा हुआ है। तो क्यू 0 और 1 क्या पूर्णांक है, तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये भी एक परमेय संख्या होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा अगर किसी को ये समझ नहीं आ रही होगी तो हम अभी जस्ट बताया रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या में के अंदर ही पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या आती है। तो वो सारा कोई भी नंबर हो, पूर्ण संख्या हो चाहे पूर्णांक हो या फिर प्राकृत संख्या हो, वो सारे क्या हो जाएगा,
रेशनल नंबर। अच्छा, इसका सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक पाई। ठीक है, पाई क्या परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या? तो बेटा पाई एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, पाई क्या है? अपरमेय संख्या, परमेय संख्या नहीं है। समझ आ रही है? सर पाई का मान होता है 22/7, तो ये तो पी वाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, क्यू भी जीरो नहीं है, पी और क्यू यानी 22 और 7 पूर्णांक भी है। तो फिर आपने आधा ज्ञान पढ़ा। हम लोग पाई का मान 22/7 मानते हैं कैलकुलेशन के लिए, एग्जैक्ट मान ये नहीं होता है। एग्जैक्ट मान 3.1 समथिंग ऐसे करके 3.14 ऐसे करके ये अशांत अनावर्ती वाला, अशांत इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत अनावर्ती। और हमने बताया परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या फिर अशांत आवर्ती होती है, ना कि अनावर्ती। अनावर्ती वाले अपरमेय संख्या में चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो अपरमेय संख्या आपको अभी जस्ट मैं बताने जा रहा हूँ। अपरमेय संख्या आपको रूट के रूप में मिलेगा या फिर एक्सपोनेंट के रूप में मिलेगा। जैसे मतलब फ्रैक्शन एक्सपोनेंट, मतलब इसको कैसे बोलूँ मैं, अगर जैसे 2 की पावर 1/2 इस टाइप का। ठीक है, वैसे ये √2 ही लिखा हुआ है बेसिकली। कैसे ये मैं कैसे समझाऊँ, लेकिन ये √2 ही लिखा हुआ है। समझ आ रही है आपको? हाँ आ रही होगी, आई होप आ रही होगी। तो अपरमेय संख्या रूट के रूप में लिखा होगा। तो बताओ पाई एक अपरमेय संख्या हो गई। अच्छा, क्या एक अपरमेय है या परमेय? परमेय है। सर 100/5 परमेय है या अपरमेय? तो ये भी परमेय ही है, क्योंकि देखो इसको काटोगे तो ये 20 आ जाएगा और 20/1 में लिख सकता हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? वो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल कर रहे थे, जहाँ से हम लोग पता है ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आते हैं। तो देखो हम अच्छे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो हमारा फिर बेसिक टर्मिनोलॉजी में 1-2 एग्जाम डेफिनेशन बचेगा, देन हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, देखो अच्छा इसका अभी क्या हो जाएगा? ये एक अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या। तो कैसे करो? देखो √2a + b का होल स्क्वायर, सबको पता है ना क्या होता है? बताओ जल्दी क्या होता है? a² प्लस का 2ab प्लस का b² होता है। a² प्लस का 2a और b प्लस का b²। ये कितना हो जाएगा बताओ? √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, यानी स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस का ये हो जाएगा 2√2 प्लस का 1, ये हो गया 2 + 1 प्लस 2 5, मारेंगे बहुत पीटेंगे। 2 + 1 ये 3 प्लस का 2√2। तो ये कितना? देखो अब इसमें एक है रेशनल नंबर, सॉरी हाँ एक रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग हमेशा अपरमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे नोट बना के इसको लिख भी लेना, रेशनल नंबर प्लस का इरेशनल नंबर इक्वल्स टू हमेशा इरेशनल नंबर। और घट प्लस रहे चाहे माइनस रहे, दोनों प्लस या माइनस हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर। समझ आ रही है? तो ये क्या हो गया? अपरमेय संख्या। अच्छा 2√4 बराबर क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या नहीं, गलत बात। अब ऐसा नहीं करना है कि रूट देखें हो गया, रूट देखें आंख बंद के बोल दी अपरमेय संख्या। भाई रूट से बाहर में तो चीज़ें आ सकती हैं ना, ये बात समझना चाहिए तुमको। तो ये क्या हो जाएगा? 2√4। अब देखो 2 तो ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ये सब समझ आना चाहिए, बेसिक चीज़ें। ठीक है, √4 को निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 4। अब बताओ 4 क्या है? परमेय की अपरमेय? परमेय संख्या। गुड, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, π² माइनस का पाई। ठीक है, π² माइनस का पाई। तो ये कौन सा, ये क्या होगा बताओ? अपरमेय संख्या। ये भी अपरमेय संख्या। क्यों? देखो ये अपरमेय संख्या का स्क्वायर, अपरमेय संख्या का स्क्वायर है, यानी पाई का स्क्वायर। तो पाई का स्क्वायर का अभी जस्ट बता दें 3.14 समथिंग इसका अनंत आता 10, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी तो अनंत ही आएगा ना। समझ आ रहा है? तो ये एक अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर, और ये अभी जस्ट बताए थे इरेशनल नंबर होता ही है। तो इसका मतलब
अपरिमेय संख्या का घटाव क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ पे एक दूसरा नोट क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर प्लस माइनस इरेशनल नंबर हमेशा, हाँ दोनों अलग अलग इरेशनल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग 2 माइनस का 2 कर दीजिए कट के सब जीरो, ये तो पर में आ गया ना, ऐसा नहीं करना। अलग अलग इरेशनल नंबर हो तो ये हमेशा इरेशनल नंबर आती है। समझ आ रही है ये बात? अच्छा ठीक है। उसके बाद तीसरा, ये तो पहला नोट हो गया, ये इम्पोर्टेंट है भाई, क्वेश्चन पूछता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम परमेय संख्या लोगे और अपरिमेय संख्या लोगे तो ये क्या होता है बताओ, ये परमेय भी होता है और अपरिमेय दोनों हो सकता है। ये परमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। और परमेय मतलब रेशनल नंबर या इरेशनल दोनों हो सकता है। परमेय कब हो सकता है, जब आप जीरो, परमेय संख्या में जीरो इंक्लूड कर दोगे, जीरो को साथ लेके चलोगे तो ये फिर परमेय हो जाएगा। बस उसी केस में अगर तुमने जीरो को हटा दिया तो बाकी हमेशा क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लो इसका, जैसे √2 ले लो। ठीक है, अगर मैं इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा जीरो, तो देखो अपरिमेय संख्या मल्टीप्लाई वाला है परमेय संख्या, तो ये कितना हो गया परमेय संख्या। लेकिन अगर तुम जीरो छोड़ दो, जीरो को छोड़ दो, अगर मैं जीरो को छोड़ दिया तो जीरो छोड़ के कोई भी संख्या तुम, कोई भी एक परमेय संख्या ले लो और कोई भी एक अपरिमेय संख्या ले लो, हमेशा उसका गुणनफल अपरिमेय संख्या ही होगा। कुछ भी ले लो, जैसे √3, तो ये कितना हो गया √6, तो √6 क्या हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यतर। शून्यतर समझो, शून्य मतलब शून्य जीरो को छोड़कर, शून्य से इतर मतलब जीरो को छोड़कर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन जीरो। क्या बोलते हैं, नॉन जीरो परमेय संख्या मल्टीप्लाई बाय अपरिमेय संख्या, ये हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। कैसे बोलेगा, स्टेटमेंट में कैसे बोलेगा, किसी शून्यतर परमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या आंसर लगाओगे, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन रहे परमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो बोथ होगा, परमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, भाग के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो हो भी सकता है, दोनों कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये नोट तुम लोगों ने याद कर लिया होगा। अच्छा, चौथा एक एग्जाम्पल और लेते हैं अच्छा सा। मान लो √8 अपॉन का √2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको देखो, अब तुमको सबको पता होगा √a अपॉन √b बराबर क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, रूट का 8/2 इक्वल्स टू रूट का कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 2। अब कोई बच्चा, सॉरी, अब ये कितना हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया परमेय संख्या। अब कोई बच्चा क्या करेगा, ऐसे मत करना, उसका रूट कैंसिल 8/2 बराबर 4, बहुत पिटाई खाओगे। तो ऐसे नहीं होता, समझो ध्यान से। यहाँ मैं समझाता हूँ एक और एग्जाम्पल लेके। अगर मान लो √128 हो और रूट का मान लो 4 है। ठीक है, 4 मतलब चलो 8 ले लो। ठीक है, तो अब ये मत कर देना तुम सर रूट से रूट कैंसिल, 128/8, ये तो परमेय संख्या होगा, गलत, ये बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, ये वाला यूज करना, √a अपॉन √b, ये √128 अपॉन का 8 हो जाएगा, 128/8। अब तुम काट के देखो कितना बार में कट जाएगा, 8 एकम 8, इसके बाद 4 बढ़ गया, 8 छके 48, ये √16 हो गया, और ये कितना हो गया 4, ये एक परमेय संख्या है। आई होप समझ आ रही होगी। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं रेशनलाइजेशन वाला। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं रेशनलाइजेशन। हर का परमेयकरण शायद तुम लोग जानते हो, अगर हर में अपरमेय संख्या आता है तो उसका साइन चेंज करके हम लोग अंश और हर में गुना कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हर का परमेयकरण। अभी तुम सीखो इसको। जैसे अगर मैं एक लिखूं
रूट -1 अपॉन का 2 रूट +1। ठीक है, ये पूछेगा परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या। तो जल्दी से कॉपी कलम चलाओ, बताओ क्या होगा। मैं तो तक मिटा बना लिया। देखो यहाँ कुछ नहीं करना, परमेय करने क्या होगा, देखो √2 + 1 है। अब इसको ये मत कर देना, ये घटा वटा करके कैसे भी -1 लिख देना, ऐसे ये फिर ऐसे करना। ठीक है, क्या करना, परमेय संख्या हर का परमेयकरण। अब देखो ऊपर पर अपरमेय संख्या नजर आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। 2 रूट -1 नीचे परमेय संख्या दिख रहा और परमेय संख्या दिख रहा है ना, तो इसको क्या करो, √2 + का 1 अब मल्टीप्लाई कर दो इसके संयुग्मी से, इसके कंजुगेट से। कंजुगेट क्या होता है, जहाँ प्लस हो उसको माइनस साइन से चेंज कर दो, तो इसी हो जाएगा -1 अपॉन का 2 - 1। अब देखो ये कितना हो, क्या हो जाएगा, ये तो √1 और √2 - 1 का होल स्क्वायर आ गया, तो ये तो √2 - 1 का होल स्क्वायर आ गया, बट्टे में आ गया a + b और a - b। तो आपको पता होगा a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² माइनस का b²। तो ये कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 और माइनस तो माइनस b² b के स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो ये टोटल कितना आ गया, √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन का 1। अब बताओ, अभी जस्ट ना इसका हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, √2 - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ प्लस था तो माइनस यहाँ आएगा, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो ओवरऑल ये तो टर्म बच ही जाएगा ना। तो ये भी क्या चीज हो गया, अपरमेय संख्या। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आ रही होगी। इसी टाइप का एग्जाम्पल आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं बाद में क्वेश्चन दे दूँगा। अब आगे हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हाँ, तो आज ये चैप्टर ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म। मतलब रेशनल नंबर का एग्जाम्पल कर लिए हम लोग, मतलब परमेय और अपरमेय संख्या को पहचानना सीख लिए। अच्छा, दशमलव वाले परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को कैसे पहचानना, वो हम दशमलव प्रसार में बताएंगे, इसके लिए डोंट वरी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में हम लोग जाएंगे, जिसमें भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और एक बचेगा सम विषम, ये सब। तो आपको पता होगा अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। दूसरा भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तीसरा होगा इवन ऑड, इवन ऑड क्या हो गया, सम विषम। देखो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हालांकि आप लोग जानते होंगे। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है जिसमें वो संख्या जिसमें सिर्फ खुद से भाग लगे या फिर एक से भाग लगे। क्या बोले, खुद से भाग लगे या फिर यानी सेल्फ यानी बाय से खुद से भाग लगे या फिर एक से भाग लगे, तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, अच्छा इसका मतलब खुद से भाग लगे या खुद से भाग लगे या फिर एक से भाग लगे, इसका क्या मतलब हुआ, उसका गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुणनखंड, एक खुद हो गया और एक 1 हो गया। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, मतलब अगर मैं 3 लूँ, तो बताओ 3 में किससे किससे भाग लगेगा, एक तो 3 से खुद से भाग लगेगा और एक से भाग लगेगा, और किसी से भाग लग सकता है क्या, नहीं। तो क्या हो गया, इसका गुणनखंड कौन कौन सा हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, अभाज्य संख्या। अच्छा बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 ना, गलत है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। क्यों, क्योंकि देखो 2 का क्या है फैक्टर, 2 का फैक्टर क्या है 2, यानी गुणनखंड क्या है, एक तो 2 हो गया, 2 से भाग लगा सकते हैं, लग जाएगा, एक से भाग लगाएंगे तो भी लग जाएगा। इसके अलावा कोई और फैक्टर है क्या, नहीं। तो इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सर एक क्यों नहीं, तुम खुद देख लो, एक का फैक्टर क्या क्या खुद है और एक है, अरे भाई तो ये तो सेम ही हो गया ना, ये तो सेम ही हो गया ना, तो इसका 2 फैक्टर में कम से कम होना चाहिए, तो 2 फैक्टर का नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। समझ आ गई। अच्छा
भाज्य संख्या क्या होता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। मिनिमम कितना गुणनखंड होना चाहिए? 3 गुणनखंड। तो आज बताओ, मैं अगर 10 एग्जाम्पल हूँ तो बताओ इसका गुणनखंड क्या क्या होगा? 1 से भाग लगेगा? हाँ लगेगा। 2 से भाग लगेगा? लगेगा। 3 से लगेगा? नहीं सर 3 से नहीं लगेगा। 4 से लगेगा? नहीं। 5 से लगेगा? यस सर। 6 7 8 9 10। अब देखो 2 से ज़्यादा है कि नहीं? 1 2 3 4, 4 गुणनखंड हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब क्या होगा? 3 से ज़्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब क्या होगा? 10 एक भाज्य संख्या है। तो बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखना सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। अच्छा इवेन मतलब जिसमें 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए वो संख्या सम कहलाती है। जिसमें शेषफल बच जाए 2 से भाग लगाने के बाद तो वो क्या होती है? विषम संख्या होती है। पूरा विभाजित होने का क्या मतलब है? उसका शेषफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। राइट। तो बताओ अगर मैं पूछूं 128 क्या 2 से विभाजित होगा? तो हाँ होगा। आप लोगों ने विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोर हो रहे हो क्या? अच्छा एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार ना मेरी बेस्टी बोली थी। अच्छा बेस्टी सुन के तुम्हारे चेहरे पे हंसी आ रही है। चलो पढ़ो अब चुपचाप। चलो देखो ध्यान से, ये हो गया। अब आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कौन सा टॉपिक? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। किस पे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अच्छा वो वाला प्रेमी नहीं, ये अलग प्रेमी है, इसको एल्गोरिथम बोलते हैं। प्रेमिका क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है मैथ में जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वही होती है एल्गोरिथम। ठीक है। अच्छा इसका मैं प्रूफ नहीं करूँगा इसको। अच्छा ये तुम लोग जानते होगे पहले से। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 से 4 में भाग देना, ठीक है, तो क्या कितना मार्क लगेगा? 2 दूना 4, शेषफल कितना होगा? 0। तो बताओ इसको क्या बोलते हैं? इसको भाज्य बोलते हैं कि नहीं? डिविडेंड इंग्लिश में बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इसको क्वोशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में। इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवीजन। और इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो आप लोगों ने बचपन में भाग चेक करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे। तो ये जो भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुण भागफल जोड़ शेषफल। यही पढ़ा है चेक करने के लिए। हाँ तो इसी को हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, बस इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, मैथ के रूप में लिख देते हैं। अच्छा ध्यान दो, हमेशा जो आपका शेषफल होगा ना वो भाजक से छोटा होगा। ये बात पता है आपको? अगर पूरा विभाजन हो जाए तो शेषफल क्या होगा? 0। लेकिन अगर पूरा डिवीजन हो जाए तो कुछ शेषफल बचेगा कि नहीं? बिल्कुल बचेगा। और वो शेषफल हमेशा 2 से छोटा ही होगा। अगर मान के चलो इन केस यहाँ पे 2 आ गया, अगर 2 आ गया तो फिर तो हम एक बार और भाग लगा देंगे कि नहीं? बिल्कुल लगा देंगे। तो हमेशा शेषफल क्या होगा? या तो 0 होगा या 0 के बराबर होगा। 0 होगा, सॉरी, या तो 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर कब होगा? जब पूरा विभाजित हो जाए, या इससे बड़ा होगा। ये शेषफल को हम लोग R से डिनोट करते हैं। ठीक है, कर रहे हैं, करते नहीं। और ये हमेशा किससे छोटा होगा? ये भाजक से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? भाजक से। अच्छा हम क्या बोलते हैं? इसको मैं बोल देता हूँ A, इसको मैं बोल देता हूँ B, इसको मैं बोल देता हूँ Q, इसको मैं बोल देता हूँ R। ठीक है, तो बताओ A बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? A बराबर BQ प्लस का R हो जाएगा कि नहीं? ये बात समझ आ रही है?
बिल्कुल आ रही है। और आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। आर का वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और हमेशा b से छोटा होगा। इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। प्रेमिका नहीं, प्रेमिका जो भी हो। अच्छा, ए और बी, ये सब जो होगा ए बी क्यू और आर जो होगा, हमारे सिलेबस में इसको धनात्मक लेके चला है, धनात्मक पूर्णांक। क्या सर ऋणात्मक नहीं हो सकता? हो सकता है। आर को छोड़ के बाकी सब ऋणात्मक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में इसको धनात्मक लेके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो समझ आ गई। अगर कोई पूछे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है तो कुछ नहीं बोलना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और शेषफल का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके बी नहीं होगा, बी से छोटा ही होगा हमेशा। 0 या 0 के बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं तो बी से छोटा। अच्छा, पता नहीं यहाँ पे बराबर का साइन क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है बराबर का साइन अगर होगा तो एक बार और भाग लग जाएगा। समझ आ गए? तो इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। समझ आ गया क्या? ओके, समझ आ गया। अब समझो, एक चीज़ और समझो। अगर ये बात आपको समझ आ गई होगी तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, बस तुमको कुछ नहीं करना। अच्छा बताओ, 14 हम ये दिए, इसको तुमको लिखना है इस फॉर्मेट में। बताओ इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, 14 से 3 में विभाजित करेंगे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, 3 से लेके 14, ठीक है। अब 3 को भाग देंगे 14 में तो कितना बार में, 4 बार, 3 चौके 12, यहाँ पे आ गया 2। अब बताओ ए का मान क्या हो गया, 14 ए। बी का मान क्या हो गया, अभी जस्ट बताते हैं 3। क्यू का मान कितना हो गया, 4। और आर का मान कितना हो गया, 2। तो बताओ 14 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, 3 गुना 4 बी इंटू क्यू, 3 गुना 4 प्लस का आर। समझ आ रही? अच्छा, प्लस आर मतलब 2। तो ये 14 बराबर 3 गुना 4 प्लस का 2 जो आया, ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के रूप में लिख दिए। समझ आ रही है क्या? अच्छा, ध्यान गौर करने वाली बात ये है, जो आर है ना, आर हमेशा पॉजिटिव है। आर हमेशा क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि देखो 0 से बड़ा तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना, तो हमेशा पॉजिटिव है। तो क्या ये पॉजिटिव 2 एक पॉजिटिव नंबर है? बिल्कुल है जी। अच्छा, आर का मान हमेशा बी और 0 के बीच में रहेगा, 0 हो सकता है। तो देखो आर का मान यहाँ पे बी क्या है, 3, तो 3 से छोटा है कि नहीं, 3 से छोटा है कि नहीं, और 0 से बड़ा है कि नहीं, 0 से बड़ा या बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। समझ आ गया? इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से समझो, इसका यूज करके ना हम लोग HCF निकाल सकते हैं। अच्छा, तुमको HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर इसके बाद इस मेथड से हम लोग HCF निकालना सीखेंगे, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे सिलेबस में एक फिक्स है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही जाएगा। तो देखो यहाँ ध्यान से, पहले तो LCM HCF सीखते हैं थोड़ा सा। LCM HCF और ये LCM। HCF क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। एसिड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है, HCF मान लो 2 संख्या है A, B, ठीक है। HCF वो संख्या होती है जो इस दोनों को, वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इस दोनों को डिवाइड कर दे पूरी तरह से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। जैसे 8, 4 और 8 में ले लिया, ठीक है। अब कोई एक ऐसा, इसके गुणनखंड में से, गुणनखंड आ रही है ना सबको, हाँ, इसके गुणनखंड में से एक ऐसा नंबर चूज करो, कॉमन नंबर चूज करो जो इस दोनों को विभाजित करे और वो मैक्सिमम हो और वो अधिकतम संख्या हो। तो बताओ 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2,
एक भी होगा वो हम नहीं लिख रहे हैं। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2। अब देखो इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है, 1 2 है, ये 1 2 है, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। अब इसमें जो कॉमन है उसको लिख लो, तो 2 गुना 2, तो मैक्सिमम फैक्टर इसका कितना हो गया, 4। तो यही इसका एचसीएफ हो गया। तो वैसी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दें तो वो संख्या क्या हो जाएगी, उसका एचसीएफ हो जाएगी। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में उल्टा है, समझो। अगर ए बी संख्या दिया हुआ है तो इस दोनों ऐसी संख्या चूज करो जो इस दोनों से पूरी विभाजित हो। मान लो इसका एलसीएम आ गया डी, तो डी हमेशा ए बी से विभाजित होगा, ए बी से विभाजित होगा। ध्यान से समझना, अगर डी ए बी का एलसीएम डी है तो डी हमेशा ए बी से विभाजित होगा। इसी प्रकार अगर एचसीएफ ए बी का, मान लो ए बी का एचसीएफ सी है, तो ए बी सी जो होगा ए बी को डिवाइड करेगा, उल्टा है, ये गड़बड़ नहीं करना। और ये सी जो होगा इसके गुणनखंड का मैक्सिमम वैल्यू होगा, कॉमन गुणनखंड का मैक्सिमम वैल्यू होगा। और ये जो ए बी होगा, डी जो होगा, डी इसके मल्टीपल, यानी मल्टीपल को क्या बोलते हैं हम लोग, गुणज, इसके गुणज में सबसे छोटी संख्या होगी। आई होप समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में तुम लोग लिखना, जो भी डाउट हो वो लिखना, आगे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अच्छा, एलसीएम के बारे में एक चीज़ और तुम ध्यान दो। एलसीएम जो होगा, अगर मान लो ए बी का डी होगा, तो हमने क्या बताया, डी हमेशा ए बी से विभाजित होगा, यानी डी को अगर डी से हम लोग भाग देंगे ए बी में से किसी में, तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। समझ आ रहा है। जैसे अच्छा, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एलसीएम नहीं निकाल सकते, ठीक है। अच्छा, ये बस सिर्फ एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ये एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आगे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान समझो एलसीएम थोड़ा सा। अगर ए बी का एलसीएम डी है ना, तो डी हम क्या बोले, ए बी से डी विभाजित होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। ये बात समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा। और एक चीज़ और, अगर कोई चीज़ विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या होगा, डी को क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो ए से विभाजित कर रहे हैं तो ए इंटू क्यू लिख सकते हैं कि नहीं। अब प्लस का आर लिख सकते हैं कि नहीं। आर तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये बात पता है। अरे देखो, जैसे 8 को 4 अभी जस्ट बताए थे यूक्लिड विभाजन से, अगर डी कोई विभाजित हो रहा है इस नंबर से, मान लो ए से विभाजित हो रहा है, तो ए इंटू क्यू कोई भागफल होगा कि नहीं। ए हो जाएगा भागफल और प्लस शेषफल तो 0 हो गया, तो आर को हम लोग मिटा दिए। तो क्यू क्या हो गया, क्यू को पूर्णांक होगा कि नहीं हमेशा। अरे अभी जस्ट बताते हैं ना, ए बी पी क्यू सब क्या है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो हमेशा डी को डिवाइड करने पे, अगर एलसीएम किसी संख्या का है तो दोनों संख्या से अगर डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक पूर्णांक मिलेगा, तभी वो एलसीएम उसका होगा। जैसे इसका यूज क्या है, जैसे 2,4, इसका एलसीएम पता है आपको 4 होता है, ठीक है। अरे इतना तो पता होगा ना, 2 4 का एलसीएम 4 होता है। तो अब देखो 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 शेषफल 4 को 2 से डिवाइड करें 2 आया। तो ये देखो एक पूर्णांक आया कि नहीं, तो इसका मतलब ये सही है। 4 को 4 से डिवाइड करो, ये 1 आया कि नहीं, ये भी पूर्णांक है। इसका मतलब ये एक एलसीएम होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा ये, अगर कोई मान लो मैंने बोला 2 और √2 का एलसीएम क्या होगा। गलती यहाँ होती है सबसे, अब सबको लगता है इसका एलसीएम 2√2 होता है, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। समझो ध्यान से, हमने क्या बताया, एलसीएम को दोनों संख्या से डिवाइड करने पे क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। तुम डिवाइड करो, अगर तुम इसको एलसीएम मान लो तो 2√2/2 पहला संख्या से डिवाइड करें, ये कट के कितना √2। क्या √2 एक पूर्णांक है, बताओ ना, गलती नहीं करनी। √2 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या पूर्णांक कैसे होगी भाई, पूर्णांक तो परिमेय संख्या में आती है ना। तो इसका मतलब ये एलसीएम नहीं है।
बहुत बड़े गलती करेंगे। अगर बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ गया ना, मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ 99.9% स्टूडेंट ये गलत करके आएंगे। सबको लगता है, क्योंकि हमको सबको पता है ना, हम लोग भिन्न का जोड़ करते थे 1/√2 प्लस 3/2 एलसीएम हम लोग लिखते थे 2√2। अरे भाई ये एलसीएम नहीं है, इस दोनों से लगने वाली संख्या एक। इसके बाद हम बहुत डिटेल्स बात करेंगे, बस इतना समझ लो। एलसीएम अगर सही में चेक करना तो आप क्या करोगे, एलसीएम को दोनों संख्या से डिवाइड करो। दोनों संख्या से डिवाइड करने पे आपको अगर इंटीजर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, वो एलसीएम होगा। ऐसे जैसे अच्छा √2 और √4 का क्या हो जाएगा एलसीएम, बताओ सर इसका। तो इसका अच्छा इससे पहले इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम अनडिफाइन होगा, मतलब डिफाइन नहीं है एलसीएम। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा सर, इसका तो अनडिफाइन नहीं, इसका अनडिफाइन नहीं होगा, इसका √4 हो जाएगा। क्यों √4 क्यों होगा, तुम देखो √4 को √2 से डिवाइड करो, √4/√2 कितना हो जाएगा, √4/2। अच्छा ये कितना हो गया, √2। अच्छा एक मिनट हाँ ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4/2 = √2। अच्छा बताओ ये एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, तो सर ये तो अपरमेय संख्या, तो क्या इसका एलसीएम ये हो सकता है, नहीं, इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। आई होप ये कंसेप्ट समझ आ रही होगा आपको। चलो ये समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो ये इतना डीप कंसेप्ट नहीं पूछेगा मेरे ख्याल से बिहार बोर्ड, अगर पूछ दे तो आप सही करके आओगे मेरे ख्याल से। चलो तो अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसका क्या क्या यूज है उस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसके माध्यम से हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे, ठीक है। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा वो अभी देखते हैं। अगर दिख रहा हो तो देखो इसका प्रोसीजर क्या है, मान लो प्रोसीजर कुछ नहीं है, मैं दिख रहा हूँ क्या, चलो एक एग्जाम्पल लेके हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। इसका सारा उसी में प्रोसीजर, मान लो हमको एचसीएफ निकालना है 128 और क्या मान लेते हैं 32, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। अब तो ये आप सबको पता है, भाग विधि से एचसीएफ निकालना पता है ना, इसमें भाग देते हैं ऐसे करके, वही डिट्टो वही है, बस आपको लिखना अलग तरीके से और कुछ भी नहीं। सबसे पहले क्या करो, इसमें ए और बी पहचानो। हमेशा ए क्या होगा, 2 नंबर दिया रहेगा तो ए हमेशा बड़ी संख्या होगी, तो ए का मान कितना हो गया 128, ठीक है। अब देखो ए बराबर हमको इस फॉर्मेट में लिखना है, हमेशा 2 संख्या होगी तो इस फॉर्मेट निकालना। अच्छा बी क्या है, बी जिससे हम लोग भाग देते हैं, तो बी के यहाँ पे कितना है 32 मल्टीप्लाई। अब अच्छा क्यू क्या है, क्यू अभी हमको पता नहीं है, तो क्यू वाला स्थान को छोड़ो, प्लस का आर, ठीक है। आर वाला स्थान भी हमको नहीं पता, तो आर को छोड़ो। अब सर इसको निकालेंगे कैसे, तो सिंपल देखो, तुम्हारे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ रही है तो तुम से भाग विधि पहले कर लो। तुम 32 को 128 से भाग लगाओ, ठीक है। तो 32 को 128 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, ये कितना बार में लग जाएगा, 32 दूना 64, तो ये तो एक ही बार में कट गया ना, 4 बार में तो एक ही बार में कट गया। अरे ये तो गड़बड़ हो गया भाई। अच्छा कोई नहीं, अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम दूसरा एग्जाम्पल, ये तो गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 32 गुना 4 और रिमाइंडर क्या हो गया 0, तो 128 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस। अच्छा प्रोसीजर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखिए बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन लिखने में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो भी हो, एल्गोरिदम से
ए बराबर बी क्यू प्लस का आर कोमा 0, ये आर ये कंडीशन लिखना, ठीक, बराबर का साइन लगेगा। और यहाँ ए बराबर 128, बी बराबर 32, तो 128 बराबर 32 गुना 4 प्लस का 0। हम ये कैसे लिखें? ये सिंपल भाग विधि से लिखें। अब देखो यहाँ बस ये ध्यान देने वाली बात है, जब आप ऐसे करके लिखते हो ना, तो बताओ यहाँ पे HCF क्या लिखोगे तुम? हमेशा भाजक ही HCF होता है। अगर शेषफल 0 हो गया तो भाजक क्या हो जाएगा उसका? भाजक क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो इसका मतलब शेषफल अगर आपको 0, जब तक ये प्रोसेस जब तक करेंगे तब तक 0 ना आ जाए। तो मेरा तो फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ गया ना। तो फर्स्ट स्टेप में अगर 0 आ गया तो यहाँ पे B का मान जो होगा, किसका मान याद रखना? B का मान, यानी भाजक का जो मान होगा वही आपका इस दोनों संख्या का क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो अतः यहाँ क्या लिखेंगे? अतः HCF 128 32 का कितना हो जाएगा? 32। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो उतारो इसको। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा वाला। ठीक है, समझ आ रही है क्या? कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जो 2 नंबर दिया रहेगा बस उसको इस फॉर्मेट में लिखना है। इस फॉर्मेट में कब लिखेंगे? जब आपको पहचान जाएंगे कि ए और बी क्या दिया हुआ है। तो ए बी हमेशा, हम क्या बोले, ए हमेशा बड़ी संख्या को लेना है। तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे? 128 128, और छोटी संख्या क्या हो जाएगा? छोटी संख्या को लिखेंगे बी। अब कुछ नहीं करना आपको, इस फॉर्मेट में लिखने के लिए 32 सिंपल है, इसको इससे भाग दे दो। ठीक है, भाग देने के बाद आप पहला स्टेप ये लिखेंगे 128 बराबर ए बराबर बी क्यू। क्यू का मान यहाँ कितना हो गया? बस भागफल यानी 4, अब प्लस शेषफल कितना? 0। अगर यहाँ शेषफल 0 नहीं होता तो अगला स्टेप लिखते हैं, वो अभी हम बता रहे हैं क्या लिखेंगे। अगर शेषफल 0 आ गया तो उस केस में जो इसका भाजक होगा यानी B का मान होगा वही इसका क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं हम लोग, मान लो कोई अच्छा सा ले लेते हैं, 1602 150 1635, इसका HCF निकालना। अच्छा, आपको ये एग्जाम में थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा, तो इससे घबराने, भाग देने तो आता है ना तुम लोग को, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो देखो फिर यही स्टेप लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन लोगरिथम में। तो ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं? बी क्यू प्लस का आर, ये कंडीशन लिखना। फिर यहाँ पे अच्छा हम डायरेक्ट यहीं से शुरू करते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1602, और बी बराबर कितना हो जाएगा? 150। अब आपको रफ कॉपी में क्या करना? 150 से 1602 में भाग लिखाना। ठीक है, जैसे HCF करते हो, निकालते हो ना, कैसे निकालते हो देखो अगर नहीं आ रहा तो अब एक बार में भाग लगेगा 150, कितना हो जाएगा? ये 10, ये 0, 102, ये तो लगेगा नहीं। अब ये तो शेषफल हो गया। अब इसको भाग लगाना है किससे? 150। तो 150 में भाग लगाए तो एक बार में लगेगा 102, ये कितना हो जाएगा? 8, यानी ये हो जाएगा 4। अब 48 आ गया। अब 48 से भाग लगाएंगे कितना? 102 में। अच्छा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अब देखो यहाँ 48 से बचा ना, फिर 48 से भाग लगाएंगे किसमें? 102 में। तब तक लगाएंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो 48 से 102 में भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 48 दूना 96, ये कितना बच गया? 6। अब 6 से फिर 48 में भाग लगाएंगे तो 6 ठीक कितना हो गया? 48, ये रिमाइंडर अब 0 आ गया। यहाँ तक आपने कर लिया। बस इसी को ये इस स्टेप में लिखना है, ए बराबर बी क्यू के रूप में, कुछ नहीं करना। अब देखो पहला स्टेप मेरा क्या हो जाएगा? 1602 को भाग 1602 में भाग दिया ना,
b का मान कितना है 150। अच्छा, हमेशा सीक्वेंस में लिखना, b इधर लिखना, q इधर लिखना, नहीं तो फाइनल रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 150 हो गया। अब q का मान कितना आ गया भाई 1, प्लस r का मान कितना आ गया 102। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये पहला स्टेप। अब इस स्टेप में आप चेक करना है क्या r आपका 0 आया क्या, नहीं आया, तो नेक्स्ट स्टेप लिखना है। नेक्स्ट स्टेप आप कैसे लिखना है समझो थोड़ा। नेक्स्ट स्टेप में लिखने के लिए अब इस देखो समझो, 150 में भाग लगाए ना, तो a का मान यहाँ पे कितना हो गया 150, b का मान कितना हो गया 102। ये चीज़ें सीखनी है। अगर इतना याद नहीं होता तो आँख बंद करके इसको, इस वाले टर्म को यहाँ लिख दो और इस वाले टर्म को 102 ऐसे लिख लो। अब तो 102 में कितना से मल्टीप्लाई करने पे 150 आया, 1 करने पे नहीं 150 नहीं है, रिमाइंडर में क्या बच गया मेरे को 48। फिर क्या रिमाइंडर 0 आया नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ उठा कर रखेंगे 102। फिर इसको क्या करेंगे 48 गुना कितना बार में लगा है 2 बार में, प्लस का कितना शेषफल बच गया 6। ठीक है, फिर क्या रिमाइंडर 0 आया नहीं, तो इस 48 को फिर लाएंगे, 48 बराबर कितना हो गया 6। अब इस रिमाइंडर को यहाँ पे 6 लाएंगे। अब कितना से मल्टीप्लाई करने पे 0 आया, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आया, प्लस का 0। अब देखो ये रिमाइंडर 0 आ गया कि नहीं। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो उस स्थिति में जो b का मान होगा, अब देखो b का मान कितना यहाँ पे 6। अब कोई हम क्यों बोले थे इसको सीक्वेंस में, b q के सीक्वेंस में लिखने, क्योंकि अगर कोई बच्चा इसको उल्टा लिख देता, बात तो फिर भी सेम ही था, बात तो फिर भी सेम ही था, लेकिन वो क्या मार देता यहाँ पे 8 मार देता, जो कि गलत होता। इसलिए हम बोल रहे थे सीक्वेंस में लिखो, b को एक साइड लिखते हो, तो b यानी b कितना था 6 गुना 8। तो इस केस में जो भागफल हो जाएगा, इस केस में जो भाजक हो जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा HCF। तो आंसर कितना हो गया 6। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देना, HCF ऑफ 1602 हम लोग निकाल लेते हैं 150। ये जो HCF कितने के बराबर है 6 के बराबर। और अगर तुम 150 और 102 का भी HCF निकालोगे ना तो भी 6 ही आएगा। ऐसा हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, HCF ऑफ 150 और 102 और 102 और 48 का भी निकालो, HCF ऑफ 102 और 48 बराबर HCF ऑफ 48 और 6। ये सबका HCF बराबर ही होगा। क्यों, अगर मान के चलो मेरे को दिया हुआ है HCF ऑफ 150 102, तो हम लोग समझो तो 150 102 तो यहीं से स्टेप स्टार्ट होता कि नहीं, और ये स्टार्ट होकर फिर तो यहाँ तक आता है। और इस केस में भी रिमाइंडर यहाँ पे 0 होता तो रिमाइंडर यहाँ पे भाजक कितना बच जाता 6, और 6 इसका HCF हो जाता। अगर मान के चलो 102 और 48 से शुरू होता तो ये वाला स्टेप नहीं होता, तो सिर्फ इतना स्टेप होता कि नहीं, फिर भी क्या हो गया भाजक यहाँ पे 6 ही आएगा। तो हमेशा हर स्थिति में HCF क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। तो इससे अच्छा सवाल ये बन सकता है कि आप इसका HCF निकालें, साथ में ही अगर किसी को बोल दे कि 102 और 48 का भी HCF निकालें, तो बहुत बच्चा क्या करेगा फिर से इसको भाग देने लगेगा। ऐसा नहीं करना भाई, यहीं से स्टेप उठा के यहाँ लिख लो, सिंपल है। समझ आ रही है? तो समझ आ रही, यही इसी मेथड से हम लोग इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ रही होगी।